सादर प्रणाम। जय श्री राम। महाराज श्री, जैसा कि पूर्व में आपने एक बार कहा था कि भारत पर भविष्य में जो संकट मंडरा रहा है उससे कैसे निपटा जाए और कैसी भारत में कैसी कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं तथा उनसे किस प्रकार निपटा जाए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करें। हाँ, भारत का जो भविष्य है वास्तव में वह संकट में है। उसका मुख्य कारण ये है, जब हम किसी वृक्ष की जड़ को काटते हैं तो निश्चित रूप से वह वृक्ष सूख जाता है और उस वृक्ष का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। तो जड़ को सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य होता है। और जो भारत के भारतीयता की जो जड़ें हैं वो है सत्य, अहिंसा, सदाचार, धर्म तथा दया करुणा की जो जड़ें हैं, जब ये जड़ें समाप्त होती हैं तब भारत की भारतीयता समाप्त होने लगती है। आज जो है भारतीय समाज जो है स्वार्थ से परिपूर्ण हो रहा है, जहां पर केवल उसे धन अर्जन का एकमात्र उसे उपाय चाहिए। धन की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए वह सत्य भी भूलता है और अहिंसा भी भूल जाता है, साथ में दया भूल जाता है और उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है दान तो रह नहीं जाता है। तो ये जो नीतियां हैं भारत की मूल सिद्धांत हैं, इनका वहीं से सिद्धांत का जो है लोप हो जाता है और पश्चिमी देशों के अंधानुकरण में वह व्याप्त हो जाता है। यहीं से अपराध वृद्धि का जो है आरंभ होता है। दूसरा माध्यम इसका ये होता है, भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन को होती है, किंतु आज जो है समाज में क्या हुआ, प्रशासन क्या हो गया है, प्रशासन सत्ता के अधीन होता है। राजनीति अब सेवा नहीं बची, सत्ता और लाभ का एक उसका माध्यम हो गया है। राजनीति से सत्ता पाई जाती है, लाभ प्राप्त किए जाते हैं, किंतु जो हमारे यहाँ राजसी शासन व्यवस्था थी, राजाओं के साथ शासन हुआ करते थे, तो राजाओं में सेवा भाव होता था। आज जो है राजनीति में वह सेवा भाव नहीं है, अपना पेट भरने का भाव है। किसी प्रकार से हमारा पेट भरना चाहिए, इसलिए वहां से भी एक व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, जहां भ्रष्टाचार, जातिवाद, वोट बैंक की राजनीति ये भारत को अग्रणी होने में बहुत ही पीछे ले जा रहा है। इससे भारत कभी अग्रणी नहीं हो रहा है। ये व्यवस्थाएं भारत को पीछे ढकेलने में सहायक है। तीसरी बात है आर्थिक समानता। जब एक वर्ग के पास बहुत अधिक मात्रा में धन होता है, दूसरा वर्ग गरीबी का अनुभव करता है, दारिद्र्य का अनुभव करता है, तब वह चोरी करता है अथवा लूटपाट तभी होता है जब एक व्यक्ति गरीब हो और एक व्यक्ति अमीर हो। चोरी जैसा कार्य तभी होते हैं। महाभारत के प्रसंग में, हम महाभारत में एक बार पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा, जब महाराज युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने भीम को ये व्यवस्था दी कि तुम जो है आर्थिक व्यवस्था का तुम्हारे ऊपर उत्तरदायित्व है, तो तुमको ध्यान रखना है कोई व्यक्ति अति गरीब ना हो जाए और कोई व्यक्ति अति धनवान ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में समानताएं होनी चाहिए। जो है आज सहायता जाति के आधार पर दी जाती है, आरक्षण जैसी नीतियां जहां पर लागू होती है, तो आरक्षण जैसा भाव न होकर के आर्थिक व्यवस्था के आधार पर सहायता देनी चाहिए, जिससे समाज में जो समभाव रहता है, आर्थिक सामंजस्य बैठता है, एक दूसरे के प्रति यहाँ से ऊंच नीच का भाव समाप्त होता है। अर्थात अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकट ही है। इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, इतना गैप नहीं होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। और चौथी बात है पर्यावरण का संतुलन। पहले हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यही कहा जाता था कि उसको अपने जीवन काल में एक वृक्ष तो लगाना ही लगाना चाहिए। आज ऐसा नहीं है। कोई 150 लोगों के बीच में कोई एक व्यक्ति वृक्ष लगाता है, लोग वृक्ष नहीं लगा रहे हैं। तो अपन, क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है, लोग तो घोंसलों में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं उनमें रहते हैं, वहां उनके पास जमीन भी नहीं, वृक्ष भी लगाने की क्या उनके पास सामर्थ्य होगी। तो वृक्ष लगाने के लिए भूमि चाहिए, लोगों के पास भूमि है नहीं। गांव में लोग रहना नहीं चाहते जहां पर उनके पास जमीन जायदाद होती है। तो इसलिए पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है, जिसके कारण आजकल आप देखते होंगे, पहले के समय में गर्मी कम हुआ करती थी,
सर्दी भी उतनी मात्रा में वैसी नहीं होती थी। आज सर्दी का भी जो है कभी-कभी वातावरण में असंतुलन देखा जाता है। गर्मी तो भीषण होती है। आज पहले के समय में हाथ से पंखा चलते थे, फिर धीरे-धीरे करके पंखा आया वैसा लाइट वाला, फिर कूलर आया, फिर एसी आया। अब एसी भी गर्मी में फ़ेल होते हैं, आप देखते होंगे। तो ऐसी व्यवस्था जो है, जो अव्यवस्था हो रही है, ये पर्यावरण के असंतुलन के कारण ही होती है, जिसको हमारे ऋषियों-मुनियों ने पहले बहुत सम्मान दिया, सराहा, वृक्ष लगाए, प्रत्येक व्यक्ति एक अपने जीवन में 10-10 वृक्ष लगाता था। और एक विषय आपको और हम बताते हैं, कहा जाता है कि पुत्र होना बहुत आवश्यक होता है। शास्त्र में कहा गया जिसके पुत्र नहीं है वह वृक्ष लगाए, क्योंकि पुत्र तो 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष अथवा 100 वर्ष तक ही जीवित रहता है। वृक्ष तो जो है अनंत वर्षों तक, 2-2 सौ वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो वृक्ष से जो है बहुत उत्तम लाभ होता है। इसलिए पुत्रवत वृक्ष को जो है आरोपित करना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, जो जीवन काल में सर्वदा आनंद देता है और मरणोपरांत भी सद्गति को प्राप्त कराता है। इसलिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है, इससे पर्यावरण का संतुलन बढ़ता है। आज राजनेता वृक्ष लगाते तो हैं फोटो खिंचवाने के लिए, बाद में वो वृक्ष सूख जाए, बकरी खा जाए, कुछ भी हो जाए, जल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिखाते हैं हमने इतने वृक्ष लगाए। किंतु पर्यावरण का यदि संतुलन देखें तो बहुत ही जो है विषम दिखाई पड़ता है। जितनी मात्रा में वृक्ष लगाए जाते हैं वो वृक्ष जाते कहाँ हैं बाद में, उनका कोई डेटा नहीं आता। आज दुनिया में कितने, भारत में कितने वृक्ष हैं, आज जो है कितने वृक्ष बड़े हुए, कितने जो इन नेताओं के द्वारा फोटो खिंचवा के लगाए हुए जो वृक्ष हैं, इनका क्या हुआ? ये मात्र 5 मिनट के वृक्ष होते हैं, वहीं पर लगाया, वहीं पर खत्म हुआ। 5 आदमी एक पेड़ को लेके जो है खड़े होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आज हमने वृक्षारोपण किया। ये एक बहुत ही चिंता का कारण है, दुर्दशा का कारण है। 5वीं बात है शिक्षा। आज शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं प्राप्त की जाती। आज आज शिक्षा मानसिक विकास के लिए नहीं पाई जाती। आज शिक्षा अपनी उन्नति के लिए नहीं, आत्मज्ञान के लिए नहीं, केवल धन कमाने के लिए शिक्षा का महत्व है। पैसा कैसे कमाना है, वो पढ़ने के लिए शिक्षा का महत्व रह गया है। विद्या, विद्या नहीं रही, केवल भोग की वस्तु हो गई। कैसे हमको पैसा हमको मिलेगा, किस प्रकार से हम जो है विदेश घूमेंगे, किस प्रकार से हम बड़ी-बड़ी गाड़ियों में टहलेंगे, कैसे हम बड़े-बड़े मकान बनाएँगे। लोग इसलिए पढ़ते हैं, आत्मज्ञान के लिए नहीं। किंतु पूर्व काल में हमारे यहाँ सा विद्याया विमुच्यते, विद्यामृतमश्नुते, ऐसी बातें कही गई। जो विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, विद्या वही है जो मुक्ति की प्राप्ति करा दे। किंतु आज मुक्ति के लिए नहीं, धन के लिए विद्या पढ़ी जाती है, जो बहुत बड़ा चिंता और संकट का कारण है। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे लोग छोटी-छोटी बातों में कहते हैं, यही पढ़ते हो, यही पढ़ा है तुमने वहाँ जाके। यही पढ़ा का मतलब क्या है? जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं वो उसने पढ़ा ही नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि स्कूल जाता है, वहाँ पर ये पढ़ता होगा, कुछ ज्ञान की बातें सीखता होगा, उसे ज्ञान के एक भी चैप्टर उसकी पुस्तक में नहीं है। समस्या यहाँ पर है। तो इसलिए धन के लिए पढ़ी हुई विद्या कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकती। धन के लिए पढ़ी हुई विद्या आपको धन ही दे सकती है, और धन सभी जो है नाश की जड़ होता है। इसको भी अच्छे से शास्त्रों में परिभाषित किया गया है। क्योंकि जो ज्ञान है, तो ज्ञान तो आज की आधुनिक शिक्षा से नहीं प्राप्त हो सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेद है, उपनिषद है, पुराण है, शास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, इत्यादि का आश्रय लेना पड़ेगा। तो वो शिक्षा में रहा नहीं, इसलिए विद्या की प्राप्ति नहीं है, वो अविद्या ही कहा जाएगा उसको। इसलिए ऐसी समस्याएँ हैं। इनकी जगह यदि हमारे जो भारतीय दर्शन है, भारतीय वाङ्मय है, भारतीय हमारी जीवन शैली है, उसको यदि समाज में रखा जाए, उसको यदि प्राथमिकता दी जाए, तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छी चेतना का जागरण होगा, समाज में युवाओं को लाभ होगा, लोगों में मानवीय गुण आएँगे, और इस प्रकार की व्यवस्थाओं से दानवता बढ़ रही है, जो कि बहुत बड़ा संकट ही है। महर्षि, आपके विचारों से मैं पूर्ण सहमत हूँ और हमारी शंका का समाधान हुआ है। और एक प्रश्न और है मन में कि समाज में समरसता कैसे व्याप्त हो? हाँ, जो सामाजिक समरसता है, ये सामाजिक समरसता 5 कारण हैं उसके, यदि वो अपनाए जाएँ, तो निश्चित रूप से आ सकती है। सामाजिक समरसता का कदाचित आपका जो है अर्थ यही है कि समाज के जो
सभी वर्ग हैं, समाज के जो सभी जातियां हैं, इनमें सामंजस्य होना। तो उसके मुख्य कारण 5 हैं। उसमें पहला है मानवता को सर्वोपरि समझना, मनुष्यत्व होना। यदि कोई भी व्यक्ति किसी विपरीत परिस्थिति में है, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये उस जाति का है, इस धर्म का है, ऐसा है। हमें पहले अपने अंदर मानवता रख करके उसकी सहायता करना चाहिए, जिससे एक सामाजिक समरसता बनती है। तो जाति को देखे बिना हमें उसकी सहायता करना, ये हमारा प्रथम मानवीय कर्तव्य है। ये इसको हमें सर्वोपरि रखना पड़ता है। दूसरा कारण है शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना। आज की शिक्षा केवल डिग्री आश्रित है, संस्कार आश्रित नहीं है। इसलिए यदि शिक्षा में संस्कार भी हों, हमारे गांव में मैं स्कूल से अथवा कॉलेज से अथवा किसी अन्य यूनिवर्सिटी से ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूँ कि वो संस्कार देंगे। तो समाज में कोई ऐसा अपने गांव के आसपास कोई संस्कारशाला जैसी बनाई जाए, जहाँ पर अपने बच्चों को 1 सप्ताह में 1 बार अथवा 5 दिन में 1 बार, 2 दिन में 1 बार अथवा प्रतिदिन या समयानुसार उनको भेजें और वहाँ से जाकर के कुछ सीखें, संस्कार सीखें। तो संस्कार का समावेश होगा तो उससे भी लाभ होगा। तीसरा कारण है संस्कृति की रक्षा करना। हमारी जो संस्कृतियाँ थी, वो प्रायः नष्ट हो रही हैं। संस्कृति का अर्थ क्या है? जैसे हमारे व्रत त्योहार पहले मनाए जाते थे, आज लोग उन पर व्यर्थ की जो है बयानबाजी करते हैं और उन परंपराओं का नाश करने की जो है आशा रखते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, एक किसी नेता ने कहा कि दीप जलाने से कुछ नहीं होगा, लाइट जलाओ। तो ऐसी फिजूल की बातें करते हैं, संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, संस्कृति को दबा रहे हैं। तो संस्कृति को दबाना नहीं है, संस्कृति को बढ़ाना है। धोती पहनना है, परंपराओं के अनुसार जो पूजा इत्यादि करते समय हमको धौत वस्त्र धारण करना है, अपने पारंपरिक स्वरूप में रहना है। और हमारे जो संस्कार हैं उनका जो है अधिक से अधिक प्रचार करना, बड़ों को छोटों से, छोटों को बड़ों से, जो हमारे यहाँ आदर की भावना और जो हमारे यहाँ एक दूसरे से प्रेम की जो बातें कही गई हैं, उनका जो है निखार आना। आज तो बच्चे बाप से हाथ मिलाते हैं, ऐसी भी हमने चीजें देखी हैं जो कि अनुकरणीय नहीं है, पाश्चात्य देशों की हैं। तो संस्कृति को बढ़ाना इसमें मुख्य कारण है। और चौथा कारण जो है समान अवसर देना। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि ये उस जाति का है, इस जाति का है। इस जाति को भूल करके हमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देना चाहिए, जिससे भी सामाजिक समरसता बढ़ती है। और पांचवी बात है सेवा और सहयोग की। तो एक हमारे यहाँ कहा गया, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात की गई है, इसको सतत ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से सामाजिक समरसता का विकास और विस्तार हो सकता है, जिससे लोगों में वैमनस्य की भावना दूर हो सकती है। बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। आशा करता हूँ लोग इसे श्रवण करेंगे और अनुकरणीय बातें आपने बताई हैं, यदि इन पर लोग चलते हैं तो निश्चित ही उनका कल्याण ही होगा। दूसरा प्रश्न महाराज श्री ये था कि युवाओं के समाज के प्रति क्या-क्या कर्तव्य हो सकते हैं? समाज के प्रति उनको क्या-क्या करना चाहिए? जो देश का युवा है, वो भविष्य है। युवाओं की शक्ति ही देश की दिशा और दिशा का जो है निर्धारण करती है। इसलिए युवाओं में सबसे पहला जो है कार्य है कि उनको अपना चरित्र निर्माण करना चाहिए। चरित्र निर्माण का अर्थ जो है उनके संयम, उनके सदाचार, उनके ब्रह्मचर्य, उनके रहने की रीति, वो रहते कैसे हैं, इस पर निर्भर करता है। स्वच्छता और सत्य, अनुशासन और ईमानदारी उनके जीवन में होनी चाहिए। दूसरी बात है स्वदेश प्रेम। देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, न कि पार्टी के प्रति प्रेम होना चाहिए। आज मैं देखता हूँ युवाओं में देश के प्रति प्रेम नहीं है, किसी विशेष पार्टी विशेष के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है, दल विशेष के प्रति प्रेम होता है, जो नहीं होना चाहिए। देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश हित में उनको सोचना चाहिए। तो ये सबसे अहम है। जिस देश का युवा अपने देश से प्रेम नहीं करता है, वह देश भी गर्त में चला जाता है। इसलिए युवाओं में देश प्रेम की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है उनमें सेवा भावना होनी चाहिए। तो सेवा भावना के अंदर चाहे कोई वृद्ध, असहाय, रोगी, दीन दुखी हो, उसकी सेवा हो, या कोई किसी भी प्रकार से घायल अवस्था में, कैसी भी अवस्था में हो, उनके अंदर सेवा भावना होनी चाहिए, क्योंकि उनमें स्फूर्ति शक्ति होती है। वो किसी भी कार्य को बूढ़ों की अपेक्षा
युवा व्यक्ति जल्दी कर सकता है। इसलिए युवाओं में सेवा की भावना होना जो है बहुत जरूरी है। चौथी बात है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता से जुड़ना। आजकल युवाओं में जो चीज नहीं है, क्योंकि उनसे यदि कहो कि पूजा करो तो वो पूजा नहीं करेंगे, उनसे कहो बड़ों के साथ बैठो तो वो बैठेंगे नहीं, बूढ़ों के साथ वो बैठना नहीं चाहते, उनसे कहो कथा प्रवचन में जाओ तो वो जाएंगे नहीं, उनसे संस्कृति का सम्मान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो युवाओं में संस्कृति सभ्यता के प्रति जो है आदर जरूर होना चाहिए। यदि सभ्यता युवाओं में नहीं है, संस्कृति युवा में नहीं है, तो संस्कृति का ह्रास होता है, क्योंकि आज का युवा कल का कर्णधार है। इसलिए युवाओं में संस्कृति सभ्यता का होना बहुत आवश्यक है। पांचवी बात है नशा मुक्त होना। आज का युवा व्यक्ति बहुत ही नशेड़ी प्रवृत्ति का हो गया है, विविध प्रकार के व्यसनों में लिप्त है, चाहे वह धूम्रपान हो, मद्यपान हो, जिस प्रकार का भी हो। आज तो मैं देखता हूँ अफीम, चरस, तो ये तो छोटी बातें हो गई हैं, इससे ऊपर के हाई लेवल की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो ये उनमें आत्मसम्मान, आत्म संयम और आत्म विकास की भावना होनी चाहिए, न कि नशा की भावना होनी चाहिए। तो नशा से उनको दूर रहना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और छठी बात है तकनीकी का सकारात्मक उपयोग। मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर इत्यादि है, ये युवा वर्ग के हाथ में ज्यादा है, तो इसका यदि सही दिशा में प्रयोग करना है तो युवाओं को इसमें ध्यान देना चाहिए। युवा व्यक्ति सही दिशा में इसका प्रयोग करे तो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एक अच्छे मार्ग पर ले जा सकता है, क्योंकि इनसे जो है लाभ कम है और हानियां ज्यादा हैं। तो युवा व्यक्ति को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। महर्षि, आपने जो युवाओं को समाज के प्रति जो कर्तव्यों की जो बात कही है, निश्चित ही यदि युवा उस पर चलें तो समाज का उत्थान अवश्य होगा। महर्षि, एक प्रश्न और था कि भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे हो? भारतीय संस्कृति की सभ्यता की रक्षा के हमें लगता है 5 जो है इसके कारण है। जो यदि 5 कारण वो अपनाए जाएं, 5 विषय अपनाए जाएं तो रक्षा संभव है। जैसे पहला है कि संस्कारों का जीवित रहना। आज घरों में हम देखते हैं पूजा आरती, घर में सत्संग इत्यादि समाप्त हो गया है। आज तो पहले का समय हमें याद है, उस समय प्रत्येक घर में शाम को दीपक जलाया जाता था। अपनी देहली पर प्रत्येक घर से जो है देहली पर दीपक रखते थे सायंकाल। आज लाइट का समय हो गया है तो लाइट जलाते हैं, दीपक नहीं रखते हैं। और कहीं कहीं हमने बिहार इत्यादि में देखा है, आज भी शाम को वो लोग अपनी देहली पर एक दीपक जलाते हैं। लाइट है तो है, अच्छी है, नहीं है तब भी लाइट से उसका कोई संबंध नहीं है, दीपक एक देहली में जरूर जलाते हैं। और घर में नित्य पूजा होती है, घर में आरती होती है, बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहता है, अन्य लोग सुनते हैं, ऐसे सत्संग करते हैं घर में बैठ करके। इसकी जो है नितांत आवश्यकता है, ये प्रत्येक घर में होना चाहिए। इससे संस्कार सुरक्षित रहेंगे, सभ्यताएं सुरक्षित रहेंगी। कोई पुरानी बातें बताएं, अपने घर का इतिहास बताएं, अपने पूर्वजों की बातें बताएं अपने बच्चों को, जो कि समाप्त हो गया है, जो होना चाहिए। क्योंकि हमारे बताना चाहिए कि आपके दादा ऐसे थे, आपके बाबा ऐसे थे, उनके पिता ऐसे थे, उनको उनके बाबा ऐसे। अपने अपनी जो परंपरा है उसका स्मरण करना कि हमारा खानदान कैसा रहा है, हमारा कुल कैसा रहा है। इससे बच्चों में अपने परिवार के प्रति, अपने जाति, अपने धर्म के प्रति प्रेम अधिक जगता है जब हम अपने आप को जानते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम तब जानेंगे, हम किसी व्यक्ति को तब जानेंगे जब उसके बारे में हम जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो हम उसका सम्मान क्या करेंगे। इसलिए अपने समाज के प्रति, अपनी जाति के प्रति, अपने कुल के प्रति अपने बच्चों को बताना चाहिए। कि आज ये लोग भूल रहे हैं, अपने बच्चों को तो अपने गोत्र नहीं पता, बच्चों को तो अपना कुल नहीं पता, बच्चों को अपने परिवार खानदान के बारे में नहीं पता। तो निश्चित रूप से वो कभी मुसलमान से शादी करेंगे, कभी दूसरे वर्ग से शादी करेंगे, उनको कोई वही नहीं रहेगा। इसलिए उनके में जो अभिमान की भावना है, इसको जीवित रखने का सबसे अच्छा साधन यही है, उनको अपने परिवार के, अपने कुल के बारे में बताएं। और दूसरी बात है भारतीय भाषाओं का, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना। गीता है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र इत्यादि है, तो इनका अध्ययन करना और भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देना। आज समाज जो है आंग्ल भाषा को अधिक प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि संस्कृत पढ़े न पढ़े किंतु उसे अंग्रेजी आनी चाहिए, भावना ऐसी है।
जो कि बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कृत और संस्कृति के प्रति प्रेम होना चाहिए। और तीसरी बात है कि पश्चिमी देशों के अंधा अनुकरण से बचना चाहिए। हम पश्चिमी देशों में जो देखते हैं, अरे वहाँ की लड़कियाँ ऐसे कपड़ा पहनती हैं, तो हमारी बेटियाँ बहू भी मांग करती है, अरे हम भी ऐसा पहनेंगे। बच्चे देखते हैं, अरे वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, हम भी ऐसे रहेंगे। अरे वहाँ की बुढ़िया ऐसे रहेंगी, हम भी ऐसे रहेंगे। वहाँ ये खाते हैं, हम भी ये खाएँगे। तो पश्चिमी देशों के अंधानुकरण से बचना चाहिए। भारतीय समाज की जो सभ्यता व्यवस्था है उसको प्राथमिकता सम्मान देते हुए उसको अपनाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे रक्षा होगी हमारी संस्कृति की। चौथी बात है पर्यावरण की रक्षा। जैसे हमने पहले ही कहा कि समाज में साफ स्वच्छता की जो है देखभाल करना विशेष आवश्यक है। आज लोग कहीं पर भी कचरा फेंकने से नहीं डरते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको कचरा एक ऐसे स्थान पर डालना चाहिए जहाँ से किसी को हानि ना हो। आज प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेने की दिक्कत होती है। कोरोना का समय एक अलग समय था, किंतु आज का समय एक स्वस्थ अवसर है, तब भी लोगों को वहाँ पर श्वास की दिक्कत रहती है। बहुत सारे श्वास रोगी हॉस्पिटल में पड़े-पड़े मर जाते हैं। तो ऐसी समस्या इसीलिए है कि पर्यावरण का संतुलन नहीं रहा। पर्यावरण की देखभाल करना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर पर्यावरण की देखभाल नहीं करेंगे तो हम भी मास्क जड़ेंगे। मास्क जड़ने वाले विदेशी हैं, तो हम क्यों पशुओं की तरह मुशिक्का लगाएं। तो इसलिए मुशिक्का से दूर रहना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। यही हमारे पूर्वजों का, यही हमारे धर्म संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण जीवंत उदाहरण है। गांव, परिवार, समाज में एकता बनाना छठा वो जो है कारण, छठा लक्ष्य ये भी होना चाहिए। क्योंकि पहले आप देखते होंगे त्योहार होते थे, लोग एक दूसरे के घर जाते थे। आज वह कार्य, आज वह विधि, आज उस प्रकार की परंपराएं सीमित हो गई हैं, लोग नहीं जाते हैं। तो त्योहारों में, पर्व उत्सव पर एक दूसरे से मिलना, हाल चाल देना, ये भी एक बहुत मुख्य अंश हुआ करता था। तो एक दूसरे से मिलना, एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, आपने सुना ही होगा। तो सभी को जो है एक समान मानते हुए, सभी से प्रेम करते हुए रहना मिलजुल करके, इससे संस्कृति की रक्षा होती है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने समाज को एक नई दिशा देने का जो कार्य किया है, युवाओं के प्रति उनको जो सचेत किया है, यदि युवा उस पर चलें, तो निश्चित ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण हो सकेगा। अस्तु। धन्यवाद। जय श्री राम।